खून निकाल रहा है और वो जाने से वो जा नहीं सकती पीछे। ये है वो कहानियां जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं सुनती हूँ दिन रात, क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट एक ऐसी खातून आके अपने दिल की, क्योंकि उसे लगता है कि मैं जहाँ प्रेगनेंसी की तकलीफ सुना सकती हूँ, वहाँ पे अपनी मैं ये तकलीफ भी सुना सकती हूँ। और मेरे साथ एक बुरी बात ये हुई, आप इसे बुरी कह लीजिए, मैं तो अच्छी कहूँगी, कि मुझे कहानियाँ सुनने का बचपन से ही लत पड़ गई। कहानियाँ सुनने की, किताबें पढ़ने की और लोगों से बात करने की। मैं आज भी कहती हूँ मेरा सबसे बड़ा एसेट ये है कि मैं बहुत अच्छी, मैं अपने मुंह से कहूँगी, मैं बहुत अच्छी कम्युनिकेटर हूँ। मैं बात करती हूँ, मैं बात सुनती हूँ। मुझे हर औरत से बात करने में दिलचस्पी है, मैं जानना चाहती हूँ कि उसके अंदर क्या है। तो हर औरत आके मुझे ये बात कहती है, और ये ना समझिएगा कि ये जो मैं कह रही हूँ ये खाली अनपढ़ तबके में होता है। मेरे पास एक, जब मैं पाकिस्तान में हुआ करती थी, एक मशहूर शायरा और अदीबा की बहू आई, बहुत मशहूर। मैं क्योंकि प्राइवेसी मैं रखना चाहती हूँ, तो खून की बेतहाशा कमी थी, एनीमिया था। तो मैंने उसे कहा कि बेटा, उस वक्त ऐसे मैं बेटा कहने की उम्र में नहीं थी, अब आजकल तो मैं बेटा आराम से कहती हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने कहा कि तुम ये कुछ क्यों नहीं खाती, गोश्त खाया करो, ये खाया करो, वो खाया करो। उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब ये जो आप खुराक मुझे बता रही हैं, ये आप मुझे कागज पे लिख देंगी कि ये गायनोकोलॉजिस्ट की रिकमेंडेड है। मैंने कहा तुम ये कह रही हो कि जो एक इंतहाई पढ़े लिखे ससुराल में गई है। उसने कहा जी, मेरी हर चीज चेक होती है कि मैं कुछ फालतू तो नहीं खा रही। और बच्चा किसका आ रहा है? उस घर का, कि जिसकी माँ को वो खुराक नहीं दी जा रही। तो ये आप सोचिए कि उसके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे पास एक और औरत आई, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे मैनू भुख बड़ी लगती है। तो मैं क्या खाया कर, प्रेगनेंसी च भुख लगेगी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब फ्रिज में ताला लगा होता है। ठीक है, ताला लगा होता है कि ओ मेरी सस कहती है असी नहीं सट जमे, तू चरक जमन लगी है। आप सोचिए, ये है मेंटल कैफियत उस औरत की जो ये बच्चा पैदा करती है। और मजे की बात यह है, ये अफसोस की बात यह है कि साइंस प्रूव कर चुकी है, और मैं साइंटिफिकली बता रही हूँ कि जो बच्चा बतन में आके ठहरा है, वो उस वक्त से आवाजें सुनता है, वो उस वक्त से चीजें फील करता है। उसकी माँ जो सोच रही है वो उस वक्त से फील करता है। तो जो माँ उस वक्त स्ट्रेस की शिकार है, वो उस बच्चे की क्या कैफियत है। और ये बच्चा उस बाप का बच्चा है, तो क्या वो बाप अपने आने वाली नस्ल को बोना बना रहा है? क्या वो बाप जो है, आप आदमी है, मैं आप सबसे सवाल पूछती हूँ, क्या आप सब अपनी नस्लों को शाहदोरे के चूहे बना रहे हैं कि जिसकी माँ जो है वो खुश नहीं है? मजे की बात यह है कि हमारा कल्चर या हमारी सोसाइटी या हमारा ट्रेंड ये है कि पहली ही रात कह दिया जाता है, जे तू मैनू खुश रखना ना तो मेरी माँ नू खुश रखी, जे तू मैनू ऐ करना ना तो मेरी माँ दे अगे ना बोली, जे मेरी भैन ने तेनू कुछ कह दिता तो तू ऐ ना करी। आप आते ही एक औरत को स्ट्रेस में मुब्तला करते हैं, और वो स्ट्रेस जो है, जो पूरा घर बार छोड़ के आई है, आप कहीं नहीं छोड़ के गए। हालांकि अरब में जहां लड़की घर छोड़ती है, वहां लड़का भी घर छोड़ता है। अगर वो माँ बाप से जुदा होती है तो वो भी माँ बाप से जुदा होता है, जाके एक अकेले फ्लैट में रहते हैं। यहाँ क्या तमाशा है कि लड़की को रुखसत करा के ले गए, आगे एक पूरा खानदान उसका इस्तकबाल करने के लिए बैठा हुआ है। किसी ने उसको ये हुक्म देना है, किसी ने वो हुक्म देना है, सास को आते ही घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, बच्चे पालने हैं, ससुर का कोई और काम है, और ये सारे काम करने के बाद उस थकी हुई बॉडी ने, उस थके हुए जिस्म ने रात को खामन की भी खिदमत करनी है, जिसके लिए कहा जाता है कि अगर उसने बुलाया तो तुम्हें सारी रात लानत पड़ेगी। और मेरी एक दोस्त है, वो आगे से हंस के कहती है, इस तो चंगा है लानत ही पै जाए। ठीक है कि आपकी औरत को इंसान समझना हमारी उसमें नहीं है, वो प्रॉपर्टी है, वो मिल्कियत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बकरी मिल्कियत होती है। और बेजुबान औरत पसंद की जाती है, मेरे से बड़बड़ करने वाली तो पसंद ही नहीं की जाती है, तो बोलती बड़ा है, ऐसे जवाब देंदी है, ऐसे बोलते दिमाग है। ठीक है, औरत वो अच्छी जो बकरी की तरह जुबान बंद रखे, जो दूध भी दे, जो बच्चा भी दे,
जिसको वक्त पे पढ़ने पे ज़िबा भी कर दिया जाए और वो ना बोले, तो वो है हमारे माशरे की और हमारे मर्द की आइडियल औरत। मेरे जैसी औरत जो सवाल करती है, और ये सवाल करना मैंने बचपन में सीख लिया, और इसका क्रेडिट जाता है मेरे बाप को, जिसने ना मुझे किताब पढ़ने से रोका, ना मुझे सवाल करने से रोका, ना मुझे किसी और चीज से रोका। इतने मैं सवाल करती थी बचपन में कि लोगों ने मेरा नाम सवालिया निशान रख दिया। भाई ये क्यों है ऐसा? भाई घर का लड़का अगर फिल्म देखने जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? वो रात को इतनी देर बाहर रह सकता है तो मेरे पे सहेलियों से मिलने में पाबंदी क्यों? अगर वो बाकी सारा कुछ कर रहा है तो मैंने क्यों सर पे दुपट्टा लेना है? मेरे दुपट्टे से जो है वो अगर मैंने ना लिया तो उससे खानदान की इज्जत को क्यों बट्टा लगेगा? इसमें मेरी मर्जी किधर है? मेरी मर्जी बहैसियत इंसान, और यही वो नारा है जिसपे आज सारे लोग जो हैं वो उसपे बातें करते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं आप लोगों सबसे पूछती हूँ कि जिस्म का मतलब क्या खाली सेक्स करना है? क्या आप औरत को ये समझते हैं कि इसके जिस्म का खाली एक ही काम है? एक ही काम है कि इस जिस्म में इस्तेमाल होना है बस, और वो भी सिर्फ सेक्स के लिए? कि मैं अगर कहती हूँ मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो मेरा मतलब ये है कि मैं जाके कल ही किसी फहाशी के अड्डे पे खड़ी होने लगी हूँ? खुदा का नाम लीजिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब ये है कि मुझे मेरी मर्जी के बगैर थप्पड़ मत मारिए, मुझे हाथ मत लगाइए, मुझे चुटकी मत काटिए, मेरी बसों पे चढ़ते उतरते वक्त मेरी ब्रेस्ट मत टटोलिए, मुझे अपनी आंखों से मेरे जिस्म के पार्ट्स मत टटोलिए, अपनी आंखों से मेरा पोस्टमार्टम मत कीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे वैसे ही मर्जी करने दीजिए जैसे घर का बच्चा करता है, मुझे वैसे ही तालीम दीजिए, मुझे माशी खुद मुख्तारी दीजिए। शादी करने पे अगर मेरा दिल नहीं है तो मुझे उसके लिए मजबूर ना कीजिए। 22-23 साल की उम्र शादी के लिए मुकर्रर करना इंतहाई गलत है। 18 साल की उम्र में मेरा रिश्ता ढूंढना मत कीजिए। आदमियों से ये है कि एक करीना कपूर जैसी लड़की अपनी शादी के लिए मत ढूंढिए। आप कौन सा वो हैं, क्या कहना चाहिए, कौन सा अदाकार अच्छा है भाई? हाँ, आप कौन से सलमान खान? हाँ, आप कौन से सलमान खान हैं? आप कौन से भाई? आदमी जो है, और आदमी जवाब क्या पूछा है? ओह मुंडिया में भी कभी किसी ने शक्ल देखी है? मुंडा कमाल वाला होना चाहिए, भावे गंजा होवे, काला होवे, टिड्डल होवे, और सही है। सर ये मुतालबा मेरा भी समझ लीजिए। लेकिन ये सोसाइटी है, जो ये सोसाइटी है, ये हम सब हैं। सोसाइटी कहीं और नहीं है, ये हम सब हैं जो अपने घर से जब बहू ढूंढने निकलते हैं तो हमें मॉडल चाहिए होती है, या अपने बेटे की शादी फिक्स करने लगते हैं तो ये चाहिए होता है। उस वक्त रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस की जो वॉर चलती है, ट्रॉली लेके उस लड़की को जो टटोला जाता है, आपको पता है कि उसके दिमाग में क्या चलता है? ये जो रिजेक्शन है नंबर 2 सिटीजन या उसको कॉम्प्रोमाइज जिंदगी के लिए, आपको पता है कि उसके नफ्सियाती असरात क्या क्या हैं? मेरे पास औरतें आती हैं जी, साड़ा जिंदा रहने का दिल नहीं करता, साड़ा दिल करता है ऐसी खुदकुशी कर ली है। मेरे पास 32 साल की एक लड़की आई, 4 बच्चों की माँ है, 20 साल की उम्र में शादी हुई। और 20 साल कोई उम्र होती है शादी करने वाली? मेरी अपनी 20 साल की बेटी है और वो इतनी मेरे साथ लाडो है कि अभी तक वो पता है कि घर में कोई बच्चा चल रहा है। मैं 20 साल की उम्र में उसे एक 30 साल के आदमी से के हवाले कर दूं जो 2 महीने में ही उसके अंदर से बच्चा निकाल दे और उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां डाल दे, तो कैसा होगा वो मेरे पास आई और उसने कहा कि जी मेरी 20 साल की उम्र में शादी हुई थी, अब 12 साल में 4 बच्चे हो गए, 32 साल की उम्र में शी इज हाईली डायबिटिक, शी इज हाइपरटेंसिव एंड शी इज इन सीवियर डिप्रेशन। वो कहती है मेरा दिल नहीं करता, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो दिल कैसे करे कि जिंदगी में कुछ करने को है ही नहीं? ये है औरत की अल्टीमेट एम कि उसने एक आदमी की जाके बीवी बनना है और उससे बच्चे पैदा करने हैं और हांडियां पकानी है, रोटियां पकानी है। क्या उसका कैरियर जानने के लिए आपको इजाजत चाहिए? आपको मुझसे सारे लोग ऐसे बड़ा पूछते हैं, मैंने कहा इस बात को भी कर दूं कि बात सुनो, तुमने इतना पढ़ लिया, तुम्हारे खामन ने तुम्हें इजाजत दे दी?
मैं आगे से पूछती हूँ, मुझे इजाजत की जरूरत क्या थी? मुझे इजाजत की क्या जरूरत थी? जिस शख्स ने मेरी जिंदगी में आना है वो ये सोच के आए कि ये डॉक्टर ताहिरा है और इसकी अपनी मर्जी है। तो मैंने तो वैसे शादी से पहले ये तय कर लिया था कि बाबा जिस दिन मुझे कैरियर से रोकोगे वो दिन मेरी जिंदगी का तुम्हारे साथ आखिरी दिन होगा। ठीक है, आपको ये शुक्र नहीं करना कि शुक्र है कुड़ी का रिश्ता लबा। आपको निगोशिएशन टेबल पे पहले बैठना है कि ये मेरी बेटी है, अगर तुम मेरी बेटी को घर लेके जा रहे हो तो तुम भी अपने बेटे का घर बना रहे हो। ये खाली लड़की का घर नहीं है, तुम भी बेटे की जिंदगी, तो ये मेरी शराइत हैं, ये पूरी करोगे तो बेटी उस घर में जाएगी या अपनी जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन हमारा कल्चर है वे शुक्र है लड़की का रिश्ता लगा, शुक्र है शादी हुई, हमारा फर्ज पूरा हुआ। एक बात जो चीज मैंने इस पे कॉलम भी लिखा था, हर कोई कहता है शादी हो रही है, शुक्र है फर्ज अदा होया। ये तो ऐसे लगता है शुक्र है जान छुटी के साढ़े घरों गई हूं खर्चा अगले घर, या फिर लोग कहेंगे अल्लाह तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे करे। भाई अल्लाह क्यों करे, आप करें। अल्लाह क्या हर चीज रोटी बना के खुद अपने हाथ से तो नहीं देता ना, जब बाकी सारे काम आप खुद करते हैं, जब तो अल्लाह नसीब भी वो करे, लेकिन उसके लिए एफर्ट तो आप करें ना। जैसे मेरे बाप ने की, मेरे बाप ने मुझे एक दिन मेरी ख्वाहिश के बगैर कोई काम करने पे मजबूर नहीं किया। मैं 80s के ज़माने में, 70s के ज़माने में जब मैं बच्ची थी इतनी सी, मैं रेडियो गई। 80s के ज़माने में मैंने टीवी किया और मैंने वासिफ नागी के साथ जंग मैगजीन में काम किया। मैंने हर वो काम किया जो मेरा दिल चाहा। और मेरा बाप, हालांकि ये नहीं कोई हम कोई बहुत बड़ी लिबरल और मॉड स्क्वाड फैमिली से थे, मेरे बाप एक मिडिल क्लास सरकारी मुलाजिम, और प्लस ये कि सैयद फैमिली। लेकिन लड़की को ये इख्तियार देना और उसे इंसान समझना उसका हक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लड़के का हक है। इन दोनों की जो आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जब करते हैं तो आप लड़की को मरीज बनाते हैं, आप लड़की को बीमारियां लगाते हैं, उसकी आप साइकी बदल देते हैं और वो आखिरी दम तक वो लड़की नहीं रहती, वो जीती जाती लाश बन जाती है। वो फिर रूटीन की सूरत में, रोबोटिक सूरत में वो अपने घर के काम करती है, आपका जो है वो जिंदगी गुजारती है। वो नहीं रहती, वो तितली नहीं रहती, उसके पर तोड़ दिए जाते हैं, उसके ऊपर पाबंदियां लगती है, तू इंज नहीं करना, तू उंज नहीं करना, तू चादर लेके बाहर निकलना है, तू नौकरी नहीं करनी। डिग्री याफ्ता डॉक्टर्स घर में बैठती हैं इसलिए कि सास को नहीं पसंद डॉक्टर ले आनी है, क्योंकि आपको एक मेडल या ट्रॉफी चाहिए, साड़ी नू डॉक्टर है। लेकिन काम करने की जिम्मेदारी जो है नहीं, बच्चे ले छोटे ने किस तरह काम करिए, क्या मतलब है? बच्चे छोटे होंगे तो बड़े होंगे टीनेजर्स की अपनी प्रॉब्लम है, उस वक्त क्या काम करेगी। और बच्चे खाली बीवी की जिम्मेदारी नहीं होते, बच्चे दोनों के हैं, बच्चों को दोनों ने मिलकर संभालना है, दोनों ने अपना कैरियर संभालना है। तो ये जो फिजिकल और मेंटल इफेक्ट्स हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, मैं दिन रात वो देखती हूँ। डॉक्टर नाजिर साहब, आपने मुझे फिक्शन लिखने का कहा, मुझे बहुत लोग कह चुके हैं फिक्शन लिखने का, हर रोज़ मुझे एक मशवरा आता है, अखलाक अहमद साहब भी कह चुके हैं और बहुत लोग फिक्शन लिखिए। मसला ये है कि मेरे पास जो रियल स्टोरीज हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, और बल्कि मुझे किसी ने कहा कि चलो रियल स्टोरी कोई अफसाना बना दिया करो तो उसमें थोड़ा सा और, तो मेरा ये दिल चाहता है कि ठीक है फिक्शन में भी कोई ना कोई असल कैरेक्टर होता है जिसमें आप उसे लेके आगे चलते हैं, लेकिन अगर मैं असल कैरेक्टर को असल कैरेक्टर के लिबास और उसकी ज़बान में ही लिख दूं तो क्या अच्छा नहीं है? कि ये ऐसी औरतें हमारे माशरे में मौजूद हैं। और आप यकीन कीजिए ये घर घर की स्टोरी है। ये मत समझिएगा कि आपकी औरत अगर कुछ नहीं कहती या वो बाअदब है वो और तमीज़दार है और बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है, इसलिए उसे सिखाया ही ये गया है कि तुमने अच्छी औरत बनना है, अच्छी औरत का एक लिबास पहनना है। तुम अच्छी बेटी तब होगी जब तुम ये करोगी, तुम अच्छी बेटी तब होगी जब वापस नहीं आओगी, तुम अच्छी बीवी तब होगी जब तुम शौहर की ताबेदार रहोगी, तुम अच्छी माँ तब बनोगी जब तुमने ये सारे काम करना है।
तुम अच्छी बहन तब होगी जब तुम्हें भाइयों की इज्जत का सर पे टोकरा उठाना है। अच्छी औरत का क्राइटेरिया उसको पहनाया गया कि कभी किसी ने ये कहा अच्छा मर्द कैसा होगा, अच्छे मर्द का क्या क्या क्राइटेरिया है, अच्छे बेटे का क्या क्राइटेरिया है, अच्छे शौहर का क्राइटेरिया है। तो ये जो सारे स्ट्रेसेस हैं, ये सारे स्ट्रेसेस मिलके मैं ये कहती हूँ कि उस औरत को आप जिंदा दफन करते हैं। जब इस्लाम शुरू हुआ था उस वक्त जब औरत दफन होती थी तो वो कुछ ही देर के लिए दफन जाती थी, गड़े में 2 मिनट की अजियत होती थी और उसके बाद मर जाती थी। यहाँ जो अजियत है वो सारी उम्र की अजियत है। आप प्यूबर्टी में बात नहीं कर सकते। लड़की की प्यूबर्टी आ जाए तो सारे छुपते फिरते हैं, लड़के की प्यूबर्टी सबके लिए फख्र का बायस होता है। वो मुंडा जवान हो गया, ये डायलॉग है, मुंडा जवान हो गया साडा। लड़की की प्यूबर्टी में कोई बात नहीं करेगा, सारे प्रॉब्लम्स लड़की की प्यूबर्टी में है। लड़की के जो मजीद प्रॉब्लम्स है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा शादी के बाद, ओ कुड़ी ने बांझ है, मुंडे का दूजा ब्याह करो। मेरे पास एक 22 साल की लड़की आई, पढ़ी लिखी, आते साथ ही रोना धोना शुरू हो गई, डॉक्टर साहब प्लीज मुझे कोई दवाई दें कि मेरा बच्चा जल्दी से हो जाए। मैं उसको हैरान करता, तुम्हें माँ बनने का इतना शौक है 22 साल की उम्र में? तुम्हें पता है कि माँ बनने की जिम्मेदारियां क्यों होती हैं? डॉक्टर साहब रोज पाकिस्तान से फोन आता है, कुछ होया कि नहीं होया? 22 साल की उम्र में अगर वो 9 महीने बाद बच्चा नहीं निकालेगी तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो मशकूक है, और खामद और सास और वो सारे जो है वो बर्डन उस पर डाल रहे हैं, और वो इंतहाई स्ट्रेस के आलम में फिर रही है। एक और मरीज का मैंने ऑपरेशन किया, 5वां ऑपरेशन था उसका, और पांचवी लड़की थी, और अंदर इतना बुरा हाल था कि उसका मसाना, उसका अंतड़ियाँ सब कुछ जुड़ी पड़ी थी आपस में। और ख़तरा ये था कि अगर अगली दफ़ा भी ऑपरेशन हुआ तो पता नहीं औरत बचेगी कि नहीं बचेगी। मैं ऑपरेशन टेबल पे अपने कपड़े उतार के अपने असिस्टेंट को खड़ा करके बाहर आई और उसको मैंने कहा कि खुदा का नाम लो। उस लड़की की उम्र खाली 28 साल थी और ये 28वें साल में उसकी 5वीं लड़की थी। मैंने कहा इसके बच्चे बंद करने की इजाज़त दे दो, ये अगली दफ़ा यकीनन मर जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब फिर देखो ना, 5वीं कुड़ी है। नहीं तो मैंने कहा 5वीं कुड़ी के बाद अगली दफ़ा क्या गारंटी लिखवा के लाए हो कि छठा लड़का होगा? लड़का तुम्हें कौन सा ताज पहनाएगा? उस औरत पे वो 28 साल की जो लड़की है वो किसी की बेटी है, लेकिन जब बेटी वाले ही नहीं परवाह करते, माँ बाप ही नहीं परवाह करते, जो कहते हैं कि नहीं शादी की थी साड़ा फर्ज खत्म, साड़ा फर्ज खत्म, असी हुण ससुराल जाना। अच्छी देखो ये शुरू में तो प्रॉब्लम्स आते होते हैं, देखो तुम शुरू थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तो आस्ता आस्ता मामला ठीक हो जाएंगे। क्या मामला ठीक हो जाएंगे कि वो अपने आप को लब सी लेगी, वो अपना दिल मार देगी। लेकिन जब शुरू में अपने माँ बाप को बताती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे थप्पड़ पड़ रहा है, मुझे लात पड़ रही है, मुझे ये कुछ हो रहा है, तो कहते हैं ओ पुत्र जरा फिर सब्र करी जाए, आस्ता आस्ता तो नहीं एडजस्ट होगा। एडजस्ट होने का मतलब क्या है? एडजस्ट होने का मतलब ये है कि सब्र कर लो, आस्ता आस्ता वो जो है तुम आदी हो जाओगी इस बात की। इस बात का वाहिद हल ये है कि लड़की माशी तौर पे खुद मुख्तार हो, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसके पास हो, तभी अगले जो हैं वो उस पर ये जुल्म करने से बंद रहेंगे और उसे जहनी मरीज नहीं बनाएंगे। औरतें इसीलिए 50 साल की उम्र पे बाद अगर आप उन्हें देखें तो लगेगा कि कब्र के दहाने पे बैठी हुई हैं, सबके हाथों में तस्बीहां होंगी, दिल मर चुके होंगे और वो मौत का इंतजार कर रही होंगी कि उन्होंने इतने स्ट्रेसेस सहे हैं इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से। तो आप अगर अपने सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं तो आप अपनी बेटियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। जरूरी नहीं कि कोई दफ्तरों में ही नौकरी करे, आप स्किल सिखाएं जिसमें वो अपना पेट जो है उस पर कोई, जिस तरह मेरे बाप ने कहा, मेरे बाप ने ओपनली उस जमाने में कहा मुंडिया नु पढ़ाओ ना पढ़ाओ, कुड़ियां नु पढ़ाओ, बेवा हो गई तो कौन संभालेगा। और इसके पीछे भी बात थी कि मेरी पुप्पो जो है, जो मेरे अब्बा की अकलौती बहन थी, वो बड़ी यंग एज में बेवा होके वापस आई। अब अगला मसला ये था कि सईदों की बेटियों की दूसरी शादी नहीं होती थी, ये 60s का ज़माना है। मेरे बाप ने
अपने बाप से जंग करके मेरी पुप्पी की दूसरी शादी की, जिसमें मेरे दादा शरीक नहीं हुए, और मेरे बाप ने कहा जी रहन दो, तुसी ना आयो, मेरी भैन है, मेरा भी हक है, मैं इसकी दूसरी शादी करूंगा, अगर इसकी मर्जी है तो मैं इसकी दूसरी शादी करूंगा। एक सैयद घराने ने जहां दूसरी शादी पे बाप ने नहीं पसंद किया, भाई ने उठ के कहा कि नहीं मैं शादी करूंगा, और उन्हें रुखसत किया, और वो सारी उम्र फिर बहुत ज़्यादा खुश रही। तो ये जो असरात हैं जो मैं दिन रात देखती हूँ, मेरे अंदर ये आतिश विशा क्यों फटा है? ये आतिश विशा इसलिए फटा है कि मैं 30 साल हो गए थे ये बातें सुनते और इनको समझते और लोगों को बताते, और ये बातें खाली मरीजों से नहीं आई, ये बातें खानदानों से भी आई हैं, ये बातें सहेलियों से भी आई हैं। हर औरत कहानी है। मेरे साथ ऐसी डॉक्टर्स काम करती हैं, मेरी एक दोस्त इंग्लैंड में काम करती है, इतनी बड़ी सैलरी है, और एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है वो खामन के पास है, और उसको 50 पाउंड जेब खर्च मिलता है। ये लोग कमा के तुम लाती हो, लेकिन मैं तुम्हें 50 पाउंड जेब खर्च दूंगा। ये भी है, इतना कुछ है। हमने तो सब कुछ कारपेट के नीचे छुपा दिया है, हम तो सब कुछ कारपेट के नीचे छुपा के सारा गंद नीचे डाल के हम कहते हैं सब अच्छा ही अच्छा है। मैंने जो कुछ जेनिटल म्यूटिलेशन पे लिखा है वो भी जाहिर है मैं देखती हूँ। मैंने हाइमन पे बहुत ज़्यादा लिखा है। हाइमन के जो बातें हैं कि जी कुमारी ओ जिसकी हाइमन इंटैक्ट हो, और उसको भी क्या मसला है, लड़के की वर्जिनिटी कोई प्रूव कर रहे हैं, और उस लड़की को आप कितना स्ट्रेस में रखते हैं शादी से पहले कि हाय हाय अगर वर्जिनिटी प्रूव ना हुई तो फिर क्या होगा। उसका जो असर है कितनी वो खौफजदा होती है, वो शादी हो रही होती है या वो मक्तल में जा रही होती है, कि जहां उस मक्तल में अगर उसकी वर्जिनिटी प्रूव ना हुई तो सुबह रोला पै जाना है कि ऐद गुड़ी नहीं ठीक। ये आप कभी इन चीजों को एनालाइज कीजिए, इन चीजों पे सोचिए। आप अगर अपनी बीवी के लिए नहीं सोचते तो आप अपनी बेटी के लिए सोचिए, आप अपनी बहन के लिए सोचिए, और आप सोचिए कि बाय डिफॉल्ट आपको वो प्रिविलेजेस हासिल हैं जो आप कभी अंदाजा ही नहीं कर सकते। आप एक औरत की जिंदगी के बारे में सोच ही नहीं सकते। आप बाय डिफॉल्ट सुपीरियर करार दे दिए गए हैं पेट्रियार्की सोसाइटी में। पितृसरी माशरे ने जो पावर बैलेंस है वो मर्द को अता किया है, और बड़े बड़े माशरों ने अता किया है। ये सिर्फ हमारा माशरा नहीं है, लेकिन इसलिए किसी जमाने में वो यूके में था ना कि औरत को विच हंट में जला दिया जाता था। औरत को कहते थे कि ये जादूगरनी है, तो अगर हम आग में डालेंगे तो अगर जादूगरनी हुई, अगर किस्मत से बच गई तो जादूगरनी है, और अगर मर गई तो चलो ठीक है जादूगरनी नहीं था। ये नहीं, चतवी मेरी और पटवी मेरी, तो उसने मरना ही मरना है। अगर जल के मरी तो पाक दामन, और अगर बच गई तो फिर जादूगरनी, फिर आप उसका सर उतारेंगे। ये ऐसा खाली हमारे माशरे में नहीं हुआ, वहां भी हुआ, लेकिन वहां ये इनकलाब आया कि लोगों ने इस पे लिखना शुरू किया। जो कलम उठाते हैं वो ये चीजें लिखते हैं, और फिर लोग, लेकिन हमारे माशरे में सबसे गलत बात यह है कि किताब कल्चर ही नहीं है। मेरी किताब जो है वो हार्डली पढ़ी गई है, सिवाय ये कि वो लोग जो ऑलरेडी पढ़ते हैं, वो लोग जो ऑलरेडी अवेयर्ड हैं, इसलिए कि किताब से किसी को मोहब्बत नहीं रही। ये, लेकिन मैंने फिर भी अपना हक इसलिए अदा किया है कि इस माशरे के एक फर्द होने की, अपना फर्ज इसलिए अदा किया है कि मैं वो कुछ लिख दूं जो मैं महसूस करती हूं। अगर एक बंदा भी ठीक हो गया तो मैं समझूंगी कि मैंने अपना काम कर दिखाया है। आखिरी बात ये करूंगी कि फेमिनिस्ट होने के नाते से लोग फेमिनिज्म को इतना बुरा समझते हैं, फेमिनिस्ट हमारे माशरे में स्पेशली 8 मार्च के हवाले से गाली बन गई है बुरी औरत पे। मुझे आराम से कहा जाता है फेमिनिस्ट आंटी, लिबरल आंटी, लंडा आंटी, और अमेरिका की पे याफ्ता आंटी, और मैंने पता नहीं कहाँ से एड ले रही हूँ, और मैं हाँ जी मोमबत्ती वाली आंटी, और पता नहीं कौन कौन सी आंटी मैं सब बन चुकी हूँ, बट आई एम प्राउड टू बी दैट आंटी। और लेकिन क्यों फेमिनिज्म जो है वो नेगेटिव तरीके से उजागर कर दिया गया है?
कि लोग समझते हैं कि शायद हम अपना जिस्म अपनी मर्जी से, मतलब ये है जो मैंने पहले बताया। लेकिन एक और बात जिसका मुझे पता नहीं था कि फेमिनिस्ट आंटी का ये भी मतलब है कि उसे मर्दों से शदीद नफरत है और वो मर्दों को अपने करीब देखना पसंद नहीं करती, जिससे मुझे बड़ी हैरत हुई कि मेरी तो ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पहला मर्द ही मेरा बाप था, जिससे मैं टूट के आज भी मोहब्बत करती हूँ। मैं अपने भाइयों से मोहब्बत करती हूँ, मेरे शौहर हैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, मेरे कज़न बैठे हुए तैयब रज़ा काज़मी, इनको पता है, दोस्त मौजूद हैं, मेरा बेटा जिसको मैंने अब ऐसा फेमिनिस्ट आदमी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिससे हम सारे जो है वो उसमें। लेकिन एक और चीज़ जिसमें मुझे हैरत हुई कि लोग समझते हैं कि फेमिनिस्ट आंटी जो है नफरत भी करती हैं और वो लेस्बियन भी है। और मेरे मैसेंजर में रोज़ मैसेजेस आते हैं कि क्या मैं लेस्बियन हूँ और मेरे सेक्सुअल इंटरेस्ट क्या हैं, जिसपे मैं बहुत हंस के टाल देती हूँ। और लेकिन मुझे इस तरह के आते हैं, यारा बता दो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। और शक्ल से तो आप ऐसी ही लगती हैं, जिसपे मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरत होती है। और मैं बाज़ दफ़ा अपने हॉस्पिटल में बैठ के अपनी कुलीग से हंस के पूछती हूँ कि मैं शक्ल से लेस्बियन लगती हूँ, ठीक है, कि औरतों के राइट्स पे मैंने अगर आवाज़ उठाई है और मैंने असल हकीकत लिखी है। मैंने सिर्फ कारपेट उठा के आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश की है, तो उस पर मेरे माशरे के जीदार और मेरे माशरे के क्या कहना चाहिए फेमिनिस्ट उसके मूवमेंट के ख़िलाफ़ लोग मेरी किरदार कुशी करते हैं कि मैं वो हूँ। गालियाँ मुझे पिछले 2 सालों में इतनी पड़ी हैं कि, और ना सिर्फ मर्दों से बल्कि औरतों से पड़ी हैं। औरतों की भी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ क्यों पड़ी है। लेकिन मैंने आज तक, मैं कहती हूँ दीज आर फेदर्स इन माई कैप। इसका मतलब ये है कि मैंने किसी के अंदर कोई हरकत पैदा करने की कोशिश की है। कोई किसी को ये चीज़ मिर्चें लगी है जो मैंने लिखी है कि मुझे गालियाँ लग रही हैं, पड़ रही हैं। और गालियाँ पढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है? किस औरत को हमारे माशरे में गालियाँ नहीं पड़ती? किसको नहीं पड़ती? लेकिन मैं प्राउडली कहती हूँ कि मेरा भाई यहाँ बैठा है, मेरा बाप और मेरा भाई वो थे जिनके हमारे घर में गाली कल्चर ना आज तक था और ना अभी तक है, कि हमारे घर में उल्लू का पट्टा तक भी माइंड किया जाता था कि ये नहीं कहना। मैं एक ऐसे घर से हूँ, लेकिन अब मैंने इतनी गालियाँ खाई हैं पिछले 2 साल में, लेकिन मुझे वो बुरा नहीं लगता। मैं समझती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने अगर कुछ दिया है, मुझे 2 चीज़ें दी हैं, मैं उससे लिए प्राउड हूँ। ज़ुबान पहले चलती थी, जैसे तैयब ने कहा कि ज़ुबान बड़ी लंबी थी, डेफिनेटली थी, क्योंकि मैं सवालिया निशान बचपन में बन गई थी। डिसएग्रीमेंट करना मैंने सीख लिया था। लिटरेचर से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी तो मुझे दुनिया का पता चल चुका था। मैं हर चीज़ पे कुड़ती थी, तो कलम की प्रैक्टिस मैंने तब भी की। मैं लिटरेरी सोसाइटी की हमेशा प्रेसिडेंट रही, लेकिन उसके बाद दरमियान में एक लंबा गैप आया कि वो और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, शादी, बच्चे, कैरियर पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन अब मेरे पास इतना बड़ा पूल ऑफ एक्सपीरियंसेस था कि मैंने कहा कि मुझे सोसाइटी को बताना है कि ये क्या कुछ है। और दूसरा एक मैं चीज़ जो बहुत ज़्यादा फैली थी, जिससे फेमिनिस्ट औरतें जो बड़ी बड़ी फेमिनिस्ट ख़वातीन हैं हमारी लीडिंग, वो मेरा ख्याल है कि माशरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि फेमिनिज़म क्या है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि एक बात और है कि लोग समझते हैं कि फेमिनिस्ट औरत खाली एलीट औरत होती है, ऊपर वाली औरत होती है, तो उसे क्या पता कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। मेरे साथ अच्छी बात एक ये भी थी कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे मेरे अम्मा अब्बा देहात से शिफ्ट करके पिंडी आए थे, और बल्कि मुझे मज़ा आ रहा है कि ये मेरा होम टाउन है, मैंने पिंडी में मैं पैदा हुई हूँ, तो इसलिए मुझे वो वाली ग्राउंड रियलिटीज़ भी पता थी। और उसके बाद मैंने फिर ऊपर गई तो मरीज़ों से ताल्लुक़ रहा, तो मुझे खाली एलीट औरत के मसले नहीं पता,
गायनाकोलॉजिस्ट के, बल्कि मुझे एक आम औरत के मसले पता हैं और मैं एक आम औरत के लिए लिखना चाहती हूँ। तो फेमिनिज्म में एक नई टर्मिनोलॉजी आई है जिसे कहते हैं इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म की टर्मिनोलॉजी प्रोफेसर किम्बरले हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई कि दोनों औरतों के मसाइल एक जैसे नहीं हो सकते। अपर क्लास की औरत के भी मसाइल हैं, लोअर क्लास की औरत के भी मसाइल हैं, लेकिन अपर क्लास की औरत के मसाइल और हैं, लोअर क्लास की औरत के मसाइल ज़्यादा हैं। तो दोनों को एक छतरी के नीचे इकट्ठे नहीं किया जा सकता। आपको दोनों की जंग जो है वो अलहदा लड़नी पड़ेगी। बड़ी हाई क्लास एलीट सोसाइटी का मसला पैसा नहीं है, लोअर क्लास सोसाइटी का मसला जो है वो पैसा है। अपर के जो है उसको उस तरह जो है वो डिपेंडेंस नहीं है जिस तरह लोअर क्लास है। पिटती है, दोनों हैं, अपर वाली भी पिटती है, लोअर वाली भी पिटती है। थप्पड़ छप्पड़ जो है सबको पड़ जाते हैं और सुनना ये पड़ता है फेर किया है, बेचारा थकिया हारा आया है तो फेर की एक चपेट मार देती। ये फेर की है चपेट मारने का मेरा जवाब होता है कि एक दफा फिर तुसी चपेट खा के देख लो तो पता चले कि चपेट खाने से दर्द कितना होता है और इससे आपके अंदर वाइब्रेशन कैसे होती है, आपकी नर्व्स कैसे टूटती हैं। अगर आप एक दफा एक थप्पड़ खा के देख लें, आपकी इज्जत नफ्स कैसे मजरू होती है। इसलिए ये एक्सक्यूज नहीं है कि थकिया आया है और कमा के लाया है, क्योंकि कमा के अगर लाया है तो घर की बिल्ली को भी रोटी डाल देगा और घर की बकरी को भी रोटी डाल देगा। तो एक औरत बकरी, बिल्ली ये और भैंस नहीं है, वो औरत है। तो ये टर्मिनोलॉजी है इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म और मैं प्राउडली कहती हूँ आई एम इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट, क्योंकि मैं मेजॉरिटी तबके की औरत को मैं एजुकेट करना चाहती हूँ। मैं उनको उनकी जिस्मानी चीज़ों से, जहनी चीज़ों से मैं उनको निकालना चाहती हूँ। मैं उन्हें ये करेज देना चाहती हूँ कि अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ, मत डिपेंडेंट रहो किसी और पे, अपने आप से मोहब्बत करो। हमारे यहाँ की औरत अपने आप से मोहब्बत नहीं करती। अभी वो आयशा की वीडियो क्लिप आपने देखी होगी जो इंडिया में जिससे खुदकुशी की और उससे मरते और कहा मैंने उससे मोहब्बत की, मैंने उससे मोहब्बत की, मैंने उससे मोहब्बत की। मुझे जवाब में मोहब्बत नहीं मिली। वीडियो देख के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैंने उससे एक सवाल पूछा और मैंने उससे कॉलम भी लिखा कि आयशा मुझे तुमसे गिला ये है इतने लोगों से मोहब्बत करने की बजाय अगर अपने आप से मोहब्बत की होती तो आज तुम्हें नदी में कूदना ना पड़ता। अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपने आप से। ये ज़ात आपको, ये जिंदगी आपको अल्लाह ने अता की है, ये किसी और ने अता नहीं की। अपने आप का सर उठा के जीना सीखिए, अपना आसमान खुद ढूंढिए, अपनी जमीन खुद पैदा कीजिए। मेरा ख्याल है मैंने काफी ज्यादा बोल लिया है। आपने तो मुझे 10 मिनट दिए थे, मेरा ख्याल है मैंने कोई 45 मिनट